नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं माल एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और माल एवं सेवा कर के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं एकीकृत माल एवं सेवा कर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि आईजीएसटी अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर लगाया जाता है, इंटर स्टेट सप्लाई पर लगाया जाता है। जब माल या सेवा की आपूर्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में या फिर एक संघ राज्य क्षेत्र से दूसरे संघ राज्य क्षेत्र में या फिर एक राज्य से किसी दूसरे संघ राज्य क्षेत्र में अगर आपूर्ति की जाती है तो ऐसी आपूर्ति पर एकीकृत माल एवं सेवा कर लगाया जाता है। तो एकीकृत माल एवं सेवा कर के अंतर्गत हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है माल पूर्ति की प्रकृति का निर्धारण एवं शून्य दर आपूर्ति। पूर्ति की प्रकृति का निर्धारण यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ सप्लाई, कि जो सप्लाई है, जो पूर्ति की है, उसकी प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। तो पिछले क्लास में हमने बात की थी कि पूर्ति की प्रकृति या तो अंतर्राज्यीय पूर्ति हो सकती है या फिर राज्य के भीतर की पूर्ति हो सकती है, और किस प्रकार से अंतर्राज्यीय आपूर्ति और राज्य के भीतर की आपूर्ति का निर्धारण किया जाता है वो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज की क्लास में हम बात करेंगे शून्य दर आपूर्ति की, जीरो रेटेड सप्लाई की। तो शून्य दर आपूर्ति, शून्य दर आपूर्ति, ऐसी आपूर्ति जिस पर कर की दर शून्य है। तो शून्य दर आपूर्ति कर मुक्त आपूर्ति नहीं है। तो शून्य दर आपूर्ति को सामान्यतः कर मुक्त आपूर्ति समझ लिया जाता है, लेकिन कर मुक्त आपूर्तियां ऐसी आपूर्तियां हैं जिन पर कर से मुक्ति प्रदान की गई है अधिसूचना द्वारा। तो शून्य दर आपूर्ति कर मुक्त आपूर्ति नहीं है, बल्कि शून्य दर आपूर्ति कर योग्य आपूर्ति है, टैक्सेबल सप्लाई है। इनको कर से मुक्त नहीं किया गया है, ये टैक्सेबल है। तो शून्य दर आपूर्ति कर योग्य आपूर्ति है, लेकिन वर्तमान में ऐसी आपूर्ति पर कर की दर शून्य यानी कि 0% है। तो जो शून्य दर आपूर्ति है वो कर योग्य आपूर्ति है, इस पर कर लगाया जा रहा है, लेकिन वर्तमान में जो कर की दर है वो शून्य है, इस वजह से कर का भुगतान नहीं करना पड़ रहा। तो कौन सी ऐसी आपूर्तियां हैं जिन पर कर की दर शून्य है? एक तो माल या सेवा या दोनों का निर्यात किया जाए। अगर भारत से बाहर किसी दूसरे देश को निर्यात किया जाता है माल या सेवा दोनों, माल और सेवा दोनों का अगर एक्सपोर्ट किया जाता है, तो ऐसे माल पर या सेवा की आपूर्ति पर कर की दर शून्य है। हो सकता है ऐसे माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति पर भारत में कर की दर कुछ निर्धारित की गई हो, कुछ कर का भुगतान करना पड़ रहा हो, लेकिन जब इन माल या सेवाओं को जब निर्यात किया जा रहा है तो निर्यात के समय इन पर कर की दर शून्य है। दूसरा, विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकासकर्ता एवं विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित इकाई को माल या सेवा की
आपूर्ति। तो किस प्रकार की आपूर्ति पर शून्य की कर की दर शून्य निर्धारित की हुई है? अगर माल या सेवा या दोनों का निर्यात किया जाता है, अगर एक्सपोर्ट किया जाता है, तो ऐसे माल या सेवाओं की आपूर्ति पर कर की दर शून्य निर्धारित की हुई है। और यदि विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकासकर्ता को या विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित इकाई को अगर माल या सेवा की आपूर्ति की जाती है, तो ऐसे माल या सेवा की आपूर्ति पर भी कर की दर शून्य निर्धारित की गई है। हो सकता है कि अगर ऐसी माल या सेवा का निर्यात नहीं किया जाए और ऐसे माल या सेवा को विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकासकर्ता या विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित इकाई को आपूर्ति नहीं की जाए, बल्कि अन्यत्र कहीं इसकी आपूर्ति की जाए, तो हो सकता है इस पर कर की दर कुछ अलग हो, शून्य के अलावा 5%, 12% या किसी अन्य दर से कर का भुगतान करना पड़ रहा हो। लेकिन अगर ऐसे माल या सेवा का निर्यात किया जा रहा है या फिर ऐसे माल या सेवा की आपूर्ति विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकासकर्ता को या विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित इकाई को की जा रही है, इस वजह से ऐसी आपूर्ति पर कर की दर शून्य है। तो शून्य दर आपूर्ति वैसे तो कर योग्य आपूर्ति है, लेकिन वर्तमान में ऐसी आपूर्ति पर कर की दर शून्य निर्धारित की गई है। और किस प्रकार की आपूर्ति पर कर की दर शून्य है? वो है अगर माल या सेवा का निर्यात किया जाए या फिर ऐसे माल या सेवा की आपूर्ति विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकासकर्ता को या विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित इकाई को की जाए। विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकासकर्ता और विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित इकाई, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। सरकार जो राज्य या जो क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उनमें विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करती है। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने वाला जो व्यक्ति है, पंजीकृत व्यक्ति, वो विकासकर्ता कहलाता है। मान लेते हैं कि एक एरिया है जहां पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किया जा रहा है। ये एक स्टेट है राजस्थान, और राजस्थान में किसी एक जगह स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जा रहा है इस क्षेत्र को। तो जो इस क्षेत्र को स्पेशल इकोनॉमिक जोन के रूप में परिवर्तित कर रहा है, जो बना रहा है, जो इस क्षेत्र को विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में विकसित कर रहा है, वो व्यक्ति विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकासकर्ता कहलाएगा। तो जब विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास हो रहा है, उस दौरान अगर ऐसे विकासकर्ता को कोई माल या सेवा की आपूर्ति की जाती है, तो ऐसे माल या सेवा की आपूर्ति पर कर की दर शून्य निर्धारित की हुई है माल एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत। और फिर जब विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित कर दिया गया, तो इस विशेष आर्थिक क्षेत्र में अगर कोई उद्योग स्थापित करता है, कोई अपनी व्यावसायिक इकाई स्थापित करता है, तो इस इकाई को भी, विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित इकाई को भी अगर माल या सेवा की आपूर्ति की जाती है, तो ऐसे आपूर्ति पर कर की दर शून्य निर्धारित की हुई है। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास करता या विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित इकाई को माल या सेवा की आपूर्ति पर कर की दर शून्य निर्धारित की हुई है। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने का उद्देश्य यही है कि जो औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्र या राज्य हैं, उनमें औद्योगिक विकास करना, उद्योगों को प्रोत्साहन देना। तो अगर कोई करदाता विशेष आर्थिक क्षेत्र में अपना उद्योग स्थापित करता है या विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास करता है, तो ऐसे करदाताओं को कई प्रकार के लाभ दिए जाते हैं, कई प्रकार की कर मुक्तियां दी जाती हैं, सरकार की तरफ से सहायता दी जाती है, जिससे कि उद्योगों को प्रोत्साहन मिले। तो निम्न प्रकार की आपूर्तियों पर कर की दर शून्य निर्धारित की हुई है। और जो करमुक्त आपूर्ति है वो अलग है और शून्य दर आपूर्ति अलग है। करमुक्त आपूर्ति पर किसी प्रकार का कोई कर नहीं चुकाया जाता, चाहे ऐसे माल या सेवा की आपूर्ति कहीं भी की जाए, चाहे इनका निर्यात किया जाए, चाहे इनको भारत के अंदर इनकी आपूर्ति की जाए, इन पर कर नहीं चुकाना, इनको अधिसूचना के द्वारा कर मुक्त घोषित किया हुआ होता है। तो करमुक्त आपूर्ति और शून्य दर आपूर्ति में कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। वो ये है कि पहला तो जो इनका जो तात्पर्य है, आशय, उसमें अंतर है। जो करमुक्त आपूर्ति है वो कर से मुक्त है, उन पर कर नहीं चुकाना पड़ता, चाहे उनकी आपूर्ति कहीं भी की जाए, चाहे उनका निर्यात किया जाए या इनको भारत के अंदर ही इनकी आपूर्ति की जाए। लेकिन जो शून्य दर आपूर्ति है वो कर योग्य आपूर्ति है, लेकिन वर्तमान में ऐसी आपूर्ति पर कर की दर शून्य निर्धारित की हुई है। और करमुक्त आपूर्ति यानी कि गैर कर योग्य आपूर्तियां। दूसरा, रजिस्ट्रेशन के संबंध में, जो व्यक्ति केवल करमुक्त आपूर्तियां ही करता है
उसको पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती। चाहे जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो लिमिट निर्धारित की हुई है 20 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, चाहे उसका जो टर्नओवर है, उसकी जो आवर्त है वर्ष के दौरान, वो चाहे इस लिमिट से अधिक क्यों ना हो जाए, अगर कोई व्यक्ति केवल करमुक्त आपूर्तियां ही करता है तो उसको पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर कोई व्यक्ति शून्य दर आपूर्ति करता है और उसकी जो ये पंजीकरण के लिए जो न्यूनतम सीमा है आवर्त की 20 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, इससे अगर अधिक उसका आवर्त है तो उसको पंजीकरण करवाने की आवश्यकता होती है। तीसरा है इनपुट कर जमा के रूप में, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो जो व्यक्ति करमुक्त आपूर्तियां करता है वो करमुक्त आपूर्ति के संबंध में जो माल क्रय करता है इनपुट के रूप में, और उस क्रय किए गए माल पर जो उसने कर चुकाया है उसकी इनपुट कर जमा या इनपुट कर लाभ वो व्यक्ति नहीं ले सकता। यानी कि करमुक्त आपूर्ति के संबंध में जो इनपुट काम में लिया गया है उस इनपुट पर चुकाए गए कर की इनपुट कर जमा प्राप्त नहीं की जा सकती। लेकिन जो शून्य दर आपूर्ति है, शून्य दर आपूर्ति के संबंध में जो इनपुट काम में लिया गया है उस इनपुट पर चुकाए गए कर की इनपुट कर जमा ली जा सकती है। कर बीजक यानी कि टैक्स इनवॉइस। तो जो व्यक्ति करमुक्त आपूर्ति कर रहा है वो कर बीजक यानी कि टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता, लेकिन शून्य दर आपूर्ति करने वाला व्यक्ति टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। शून्य दर आपूर्ति टैक्स इनवॉइस पर ही भेजी जाती है, और लेकिन जो टैक्स की रेट है वो 0% है। तो करमुक्त आपूर्तियों को हम नील रेटेड सप्लाई भी कह सकते हैं, और जो शून्य दर आपूर्ति है वो 0 रेटेड सप्लाई है। तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण अंतर थे करमुक्त आपूर्ति और शून्य दर आपूर्ति में। तो करमुक्त आपूर्ति सरकार के द्वारा अधिसूचना में कुछ माल या सेवाओं को करमुक्त घोषित कर दिया गया, उन पर कर का भुगतान नहीं करना, वो नील रेटेड है। लेकिन जो शून्य दर आपूर्तियां हैं वो किन्हीं परिस्थितियों में उन पर वर्तमान में कर की दर शून्य निर्धारित की हुई है, लेकिन वो कर योग्य है, न कि गैर कर योग्य आपूर्तियां। तो जो शून्य दर आपूर्ति है, शून्य दर आपूर्ति के संबंध में हमने बात की थी कि इनपुट कर जमा ली जा सकती है। यानी शून्य दर आपूर्ति के संबंध में जो माल खरीदा है, जो इनपुट काम में लिया गया है, उस पर जो कर चुकाया था उस कर का लाभ लिया जा सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति इनपुट काम में लेता है और उस पर इनपुट टैक्स चुकाता है, मान लेते हैं 50,000 रुपए का इनपुट टैक्स चुकाया किसी अवधि में, इनपुट काम में लिया, फिर इसने इस पर प्रोसेसिंग की, कोई कच्चा माल खरीदा और उस माल खरीदने पर उसने इनपुट टैक्स चुकाया, क्रय किए गए माल पर 50,000 रुपए का कर चुकाया। अब माल एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत यह प्रावधान है कि क्रय किए गए माल पर चुकाए गए कर का लाभ लिया जा सकता है आउटपुट टैक्स के दायित्व के संबंध में। मतलब जब आउटपुट टैक्स चुकाया जाएगा तो आउटपुट टैक्स चुकाने के लिए इनपुट टैक्स का लाभ लिया जा सकता है, इसकी जमा ली जा सकती है। यानी आउटपुट टैक्स का भुगतान इनपुट टैक्स से किया जा सकता है। तो जब माल खरीदा था उस समय उसने खरीदने माल क्रय किए गए माल पर 50,000 रुपए टैक्स के चुकाए थे। इस इनपुट की प्रोसेसिंग की गई और प्रोसेसिंग करने के बाद में आउटपुट यानी कि तैयार माल इसने बनाया, और इस आउटपुट को इसने एक्सपोर्ट कर दिया और इस आउटपुट को इसने सेज को सप्लाई किया। तो जो आउटपुट है, इस आउटपुट पर आउटपुट टैक्स 0 और इस सप्लाई पर भी आउटपुट टैक्स है 0, क्योंकि शून्य दर आपूर्ति ये कर रहा है। तो माल एवं सेवा कर अधिनियम में ऐसा प्रावधान है कि क्रय किए गए या आवक आपूर्ति पर चुकाए गए कर की जमा या लाभ लिया जा सकता है। जब आउटपुट टैक्स चुकाया जाए, आउटपुट टैक्स चुकाते समय जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है इसका लाभ लिया जा सकता है, यानी कि आउटपुट टैक्स का भुगतान इनपुट टैक्स क्रेडिट से किया जा सकता है। तो जो व्यक्ति 0 रेटेड सप्लाई कर रहा है, शून्य दर आपूर्ति कर रहा है, उसका आउटपुट टैक्स है 0
और ऐसी स्थिति में जब वो शून्य दर आपूर्ति कर रहा है तो इस इनपुट कर जमा का वो फायदा नहीं उठा सकता, इसका लाभ नहीं प्राप्त कर सकता, तो उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो अप्रयुक्त रह जाती है, अनयूज्ड रह जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो शून्य दर आपूर्ति वाले करदाता हैं, जो आपूर्ति करता है, उनको कर वापसी का प्रावधान माल एवं सेवा कर अधिनियम में बनाया हुआ है कि वो जो इनपुट कर है, इनपुट कर की वापसी ले सकते हैं, रिफंड ले सकते हैं। तो ये जो इनपुट कर है उसके संबंध में वो रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। तो इस संबंध में भी, कर की वापसी के संबंध में भी दो विकल्प हैं शून्य दर आपूर्तिकर्ता के पास। पहला विकल्प तो ये है कि वो शून्य दर आपूर्ति करे और जो शून्य दर आपूर्ति के संबंध में जो इनपुट काम में ली है उस इनपुट पर जो टैक्स चुकाया है उसका रिफंड प्राप्त करे, यानी कि जीरो रेटेड सप्लाई करेगा और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका क्लेम करेगा। ये 50,000 रुपए उसको रिफंड के रूप में वापस मिल जाएंगे। और दूसरा ऑप्शन इनके पास है कि वो जीरो रेटेड सप्लाई ना करे बल्कि एक्सपोर्ट पर, अगर वो एक्सपोर्ट करता है तो उस माल पर जो कर की दर है उस कर की दर से भुगतान कर दे। मान लेते हैं कि एक्सपोर्ट किए गए माल पर जो कर की दर है भारत में वो 5% है और सेज को की गई सप्लाई पर भी वो कर का भुगतान कर दे। तो दूसरा विकल्प यह है कि जो आपूर्ति की जा रही है माल और सेवा की निर्यात में और विशेष आर्थिक क्षेत्र को, उस माल या सेवा पर वो कर का भुगतान कर दे और फिर भुगतान किए गए कर की वापसी के लिए वो दावा करे। तो पहला ऑप्शन तो यह है कि वो जो निर्यात कर रहा है या विशेष आर्थिक क्षेत्र को माल या सेवा की आपूर्ति कर रहा है वो शून्य दर पर करे और जो उसके संबंध में काम में लिया गया इनपुट है उस पर चुकाए गए कर का रिफंड प्राप्त करे, उसकी वापसी वो प्राप्त कर सकता है। और दूसरा ऑप्शन यह है कि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट की रिफंड प्राप्त नहीं कर सकता बल्कि जो वो माल या सेवा की आपूर्ति कर रहा है निर्यात में या विशेष आर्थिक क्षेत्र को, उसको वो उस पर वो कर चुकाए और फिर निर्यात या विशेष आर्थिक क्षेत्र को की गई आपूर्ति पर चुकाए गए कर की वापसी के लिए वो दावा प्रस्तुत करे। तो दो विकल्प दिए गए हैं। तो कर की वापसी की गणना किस प्रकार से की जाती है? अगर कोई पंजीकृत व्यक्ति इनपुट कर जमा की वापसी चाहता है यानी रिफंड चाहता है, वापसी की गणना किस प्रकार से की जाएगी? अगर करदाता दूसरा विकल्प अपनाता है यानी कि जो माल या सेवा वो निर्यात कर रहा है या विशेष आर्थिक क्षेत्र को आपूर्ति कर रहा है उस पर अगर वो कर चुकाता है तो उस कर के संबंध में वो कर वापसी का दावा कर सकता है। तो उसके लिए कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं, वो जो है आसानी से उसकी गणना की जा सकती है। लेकिन अगर वो पहला विकल्प अपनाता है कि जो शून्य दर आपूर्ति है उसके संबंध में जो इनपुट उसने काम में लिया है उस पर जो उसने कर चुकाया है उसकी अगर वो वापसी के लिए दावा प्रस्तुत करता है तो फिर इनपुट कर जमा की वापसी की गणना करने के लिए हमको जो है फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा। इसकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। तो इनपुट कर जमा की वापसी की गणना जब वो पहला विकल्प अपनाता है तो किस प्रकार से रिफंड अमाउंट की कैलकुलेशन की जाएगी? तो रिफंड अमाउंट क्या होगा? रिफंड अमाउंट होगा नेट आईटीसी शुद्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट कर जमा इनटू एडजस्टेड टोटल टर्नओवर अपॉन turnover of zero rated supply of goods plus turnover of zero rated supply ऑफ सर्विसेज। तो शून्य दर आपूर्ति माल की भी की जा सकती है, गुड्स की, और शून्य दर आपूर्ति सेवाओं की भी की जा सकती है।
तो जो करदाता है, जो आपूर्ति करता है, उसको शुद्ध इनपुट कर जमा यानी नेट आईटीसी में से कितना पैसा वापस मिलेगा, कितना पैसा रिफंड होगा। तो जीरो रेटेड सप्लाई का जो अनुपात टोटल टर्नओवर से है, यानी कि कुल आवर्त में से जो अनुपात शून्य दर आपूर्ति का है, उसी अनुपात में यानी आनुपातिक राशि शुद्ध इनपुट कर जमा में से उसको प्राप्त होगी रिफंड के रूप में। तो इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।